नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। देखो, आज की हमारी क्लास है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। मैं यूँ कह सकता हूं कि आज की क्लास में हम एक रेयर टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है या इसमें किसी भी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं है कि मुझे इस क्लास बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी है। पिछले 3-4 दिन से मैं इन दोनों टॉपिक्स के बारे में, संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद के बारे में गहनता से स्टडी कर रहा हूँ। तब जाकर ये चीज़ें दिमाग में बैठती है। मेरे बहुत सारे शिक्षक साथी जिन्होंने भी इस टॉपिक को लेकर अलग अलग क्लासेज बना रखी हैं, लेकिन मैं सत्य बताऊं कि मुझे उनकी क्लास में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, क्योंकि ज़्यादातर क्लासेज मैंने देखी है तो वो पढ़ाकर ही सुना रहे हैं। केवल वही बातें विद्यार्थियों को अपनी भाषा में बता रहे हैं जिस भाषा में कंटेंट लिखा हुआ है। देखो भाई, एक शिक्षक के पास कितनी भी नॉलेज हो सकती है, वो तब तक अच्छा शिक्षक नहीं बन सकता जब तक कि सामने वाले विद्यार्थियों के कंसेप्ट क्लियर ना कर पाए। ठीक है ना? चलो अच्छा, मुद्दे पर आ जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आज की क्लास में हम स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में चर्चा करेंगे। ये दोनों शब्द हैं। मैं शुरुआत उदाहरण से करता हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे पहले ही एग्जाम्पल से ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक किताब है। ठीक है? मेरे पास किताब है और किताब को लेकर एक धारणा बनी हुई है, और धारणा ये है कि किताब है तो कुछ ज्ञान की बातें होंगी, किताब है तो अच्छे विचारकों के विचार लिखे होंगे, किताब है तो ये हमारी पढ़ाई में मदद करेगी, और किताब है तो इसके माध्यम से हम परीक्षा पास कर सकते हैं। जो मूल धारणा है वो यही है। यही धारणा क्या कहलाती है? संरचनावाद कहलाती है। फिर इसके बाद में एक दूसरा विचार निकल कर आता है जिसे हम उत्तर संरचनावाद। अब उत्तर संरचनावाद यूँ कहता है कि भाई साहब, ये किताब है और ये आपके टेबल पर रखी हुई है। संयोग से टेबल पर कुछ खा रहे हो, हाथ पोंछने के लिए आपके पास कपड़ा नहीं है, तो आप इस एक कागज को फाड़ लीजिए और उस एक कागज से अपने हाथ पोंछ लीजिए। मतलब कहीं ना कहीं टिश्यू पेपर की तरह इसको आप काम में ले सकते हो। जिसके बाद में किताब ये भी कह सकता है कि आप बैठे हुए हो, किसी दुश्मन ने आपके पास हमला किया, आपके पास कोई हथियार नहीं है, तो रक्षात्मक उपकरण के तौर पर भी इस किताब का आप उपयोग कर सकते हो, यानी सामने वाले को फेंक कर भी मार सकते हो। ये क्या कहलाता है? उत्तर संरचनावाद। उत्तर संरचनावाद फिर कहता है कि आप एक क्लास में बैठे हुए हो, आपके नयन मटक के चल रहे हैं किसी फीमेल के प्रति, वो आपकी तरफ देख नहीं रही है। आपने एक कागज को फाड़ा, उसकी छोटी सी बॉल बनाई और फेंक के उसको मार दो। जैसे ही उसको लगेगी वो हमारी तरफ देख लेगी। तो कुल मिलाकर ध्यान रखना कि भाई साहब, किसी के बारे में जो मूल संरचना बनी हुई है, मतलब हम यूं सोचते हैं कि ये संरचना किसी भाषा में भी हो सकती है, ये संरचना किसी समाज में भी हो सकती है, और ये संरचना किसी संस्कृति में भी हो सकती है। इसी के अनुसार व्यक्ति काम करता है। दैट इज स्ट्रक्चरलिज्म। इसे हम क्या कहेंगे? संरचनावाद कहेंगे। और संरचनावाद में जो तोड़ फोड़ की बात करता है, संरचना में जो विकल्प ढूंढता है, जैसे हम दरिदा की चर्चा करें। ठीक है? दरिदा ने एक कंसेप्ट दिया था और जिसे हम विखंडनवाद के नाम से जानते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है, विखंडनवाद की बात कौन करता है? मिस्टर जैक दरिदा करता है। और दरिदा है ना, वो बाइनरी अपोजिशन का विरोध भी करता है, और मिस्टर दरिदा है वो डिफरेंस की भी बात करता है, वो भेद की बात करता है। तो दरिदा यूं कहता है कि हमारे सामने कोई भी लैंग्वेज है, हमारे सामने कोई भी टेक्स्ट है, हमारे सामने कोई भी संरचना है, उसको हूबहू स्वीकार मत करो, उसमें आप तोड़ फोड़ करो, उसमें आप विकल्प ढूंढो। तो यही क्या कहलाता है? उत्तर
संरचनावाद कहलाता है। जैसे हम मिशेल फूको की चर्चा करते हैं, मिशेल फूको डिस्कोर्स की बात करता है, विमर्श की बात करता है। मतलब मिशेल फूको यूं कहता है कि समाज में कोई समस्या क्रिएट होती है, अब ये आवश्यक नहीं है कि उस समस्या का समाधान किसी संस्कृति में ऑलरेडी है। ये कतई आवश्यक नहीं है कि उस समस्या का समाधान पहले से ही समाज ने तय कर रखा है। हो सकता है कि प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हुई हो, तो हमें अलग हटकर एक विकल्प ढूंढने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोरोना की चर्चा करें, अब ये कितनी बड़ी पेंडेमिक थी, अब से पहले कोरोना जैसी महामारी नहीं आई। अगर मान लेते हैं हम संरचनावाद पे ही चलते और हम उसका समाधान या उस बीमारी से संबंधित उपाय हम ऑलरेडी स्ट्रक्चर में ढूंढते तो नहीं ढूंढ पाते। आनंद फानन में हमने उत्तर संरचनावाद का सहारा लिया, उत्तर संरचनावाद का सहारा लिया तो वैक्सीन आ गई। नई परिस्थितियां हमारे सामने आई ना, उन परिस्थितियों के अनुसार हमने खुद को डाला, हमने एक विकल्प तैयार किया, दैट इज पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। चलो मैं आपको एक और उदाहरण से समझाता हूं। भाई साहब, मैं एक चीज जानता हूं, है ना, जब तक मैं पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं ना, तो मैं अपने विद्यार्थियों के सामने क्लास लेकर नहीं आता। और मुझे किसी टॉपिक पे संतुष्ट होने के लिए लगभग 5-6 दिन चाहिए। याद रखना, जब तक गहनता से आपको चीजें नहीं पता, तब तक आप एक अच्छे शिक्षक और अच्छे विद्यार्थी नहीं बन सकते। ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है ना, वो विकल्पों की बात करता है। संरचनावादी शिक्षक नहीं बनना है, आ गए किताब पढ़ के सुना दी, विद्यार्थी भी जय जयकार कर रहे हैं। जैसे मान लो ऑलरेडी कोई अच्छे पद पर है, तो हमारे मन में स्ट्रक्चर है, ऑलरेडी अच्छे पद पे होगा तो अच्छा टीचर होगा। लेकिन पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म ये नहीं कहता है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म यूं कहता है कि अच्छा शिक्षक वो नहीं है जो ऑलरेडी एचओडी है, प्रोफेसर है, कुलपति है, कुलाधिपति है। अच्छा शिक्षक वो है जिसको बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करना आता है, जिसके एक्सप्रेशन है ना वो डायरेक्ट विद्यार्थियों पे अटैक करते हैं। दैट इज पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। एक मैं बिल्ली का एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है, बिल्ली का एग्जाम्पल देता हूं। अब स्ट्रक्चरलिज्म वाले तो यूं कहते हैं कि बिल्ली एक जानवर है जिसके 2 आंखें होती है, 4 हाथ पैर होते हैं। अब उनको पैर भी मान लो या हाथ भी मान लो, है ना, ये है संरचनावादी। लेकिन उत्तर संरचनावादी यूं कहता है कि बिल्ली एक खुखार जानवर भी होती है, किसी का रास्ता कट जाए तो बिल्ली, वो आदमी मर जाएगा। मतलब उसमें विकल्प की बात करेगी। यहां पर ध्यान रखना, मिस्टर फर्डिनेंड डी ऑथेरे की बात करें, जो भाषाई संरचनावाद की बात करते हैं, वो सिग्निफायर की बात करते हैं, वो सिग्निफाइड की बात करते हैं। जिसके बाद में मिस्टर रोलेज ऑफ बर्थेज, ये भी संरचनावादी विचारक हैं। उसी तरीके से हम मिस्टर लेवी स्ट्रॉस की बात करते हैं। अब चाहे हम रोलेज ऑफ बर्थेज की बात करें, है ना, इसको चाहे रोलैंड भी बोल दो या रोलेजा बोल दो, है ना, प्रोनाउंसिएशन में जब इंग्लिश से हिंदी में आते हैं तो चेंज हो जाता है। चाहे हम फर्नांडिस सोथेरे की बात करें, अब ये यूं कहते हैं कि सभी संस्कृतियों में भाव है ना वो एक जैसे ही है। जैसे मिस्टर स्ट्रोस बाइनरी अपोजिशन की बात करता है, द्वैभाजी विपरीतता की बात करता है। मिस्टर स्ट्रोस यूं कहता है कि हमें मृत्यु को समझना है तो जन्म को समझना पड़ेगा, या यूं मान सकते हैं कि जन्म को समझना है तो मृत्यु को जानना पड़ेगा। अगर ध्यान रखना, हमें प्रकृति को समझना है तो कृत्रिमता को यानी आर्टिफिशियल को समझना पड़ेगा, हमें अच्छाई को जानना है तो बुराई को समझना पड़ेगा। ठीक है, और प्रत्येक संस्कृति में इनके जो मूल भाव है ना वो एक जैसे हैं। जैसे वो मिथकों की बात करता है, यहां पर स्ट्रोस है ना, उसने मिथकों को लेकर, मिथोलॉजी को लेकर बहुत बड़ा अध्ययन किया। और मिथक क्या होते हैं, प्रत्येक साहित्य में, चाहे मैं यूनानी साहित्य की चर्चा करूं या हमारे इंडोलॉजी की चर्चा करूं, किसी की भी चर्चा करूं, प्रत्येक साहित्य में अच्छाई और बुराई, एक नायक होता है, एक नायक होता है। जो नायक की पहचान होती है वो अच्छाई से होती है, जो खलनायक की पहचान होती है वो बुराई से होती है। प्रत्येक संस्कृति में सबसे लास्ट में खलनायक है ना वो मर जाता है। जैसे हम अपने यहाँ की चर्चा करें, नायक कौन था, भगवान राम थे, खलनायक कौन था, रावण था। फाइनली क्या हुआ, रावण मर गया। तो उनके जो मूल भाव है ना, बेसिकली जो चीजें है ना ऊपर से वो अलग हो सकती है, लेकिन मूल भाव है ना वो होते हैं, एक जैसे होते हैं। लेकिन पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म ऐसा नहीं कहता। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है ना, उसमें विकल्प ढूंढने की बात है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, आगे डिटेल्स में चर्चा करेंगे।
चाहे हम रोलैंड बर्थेज की चर्चा करें, चाहे हम फर्नांडिस सॉसेरे की चर्चा करें, ठीक है ना, जिन्हें भाषा विज्ञान का जनक माना जाता है, चाहे लेवी स्ट्रॉस की चर्चा करें, चाहे हम मिशेल फूको की चर्चा करें, चाहे दरिदा की चर्चा करें, इन सब के बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। जैसे मकान का एग्जाम्पल देते हैं। अब जब संरचनावादियों के मन में मकान को लेकर एक भाव पैदा होता है, तो वो संरचनावादियों कहते हैं कि मकान एक ढांचा है जिसमें एक तरफ रसोई है, एक तरफ आपका बेडरूम होगा, लाइट बाथ होंगे, स्टडी वगैरह के कमरे होंगे, दैट इज मकान, ये हाउस है। लेकिन पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म वाले यूं कहते हैं कि मकान का मतलब ये नहीं होता, मकान का मतलब ओयो भी हो सकता है। ओयो की जो बिल्डिंग है जहां पे मौज मस्ती करने के लिए आप जाते हो, होटल, वो भी एक मकान हो सकता है। बियर बार, वो भी एक मकान हो सकता है। बहुत बड़ी लाइब्रेरी, वो भी एक मकान हो सकता है। एक मकान वो ढांचा भी हो सकता है जिसमें कोई शैक्षणिक संस्थान चल रहा है। एक मकान वो भी हो सकता है जिसमें कोई मेडिकल गतिविधि भी चल रही है। एक मकान वो भी हो सकता है जिसमें कोई राजनीतिक मंच भी बना हुआ है या राजनीतिक गतिविधियां भी चल रही है। बहुत सारे आयामों की बात करता है, मल्टी डायमेंशन पोस्ट स्ट्रक्चर। उत्तर संरचनावाद है ना, जो क्या करता है, तोड़ फोड़ की बात करता है, विखंडन की बात करता है। जैसे मैंने अभी कहा, डिफरेंस, डिकंस्ट्रक्शन और डिस्कोर्स। मतलब एक तरीके से कुल मिलाकर मैं आपको एक चीज बताऊं, मूल अंतर शब्दों पे अगर मैं जाऊं तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समर्थन कौन करता है, बताइए प्रमोद। वैज्ञानिक दृष्टि, हाँ, नहीं 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 नहीं, वैज्ञानिक का मतलब होता है जो ऑलरेडी चला आ रहा है। वैज्ञानिक मतलब मकान है तो वो साइंटिफिक तरीके से मकान का जो यूज किया जाता है वो रहने करने, है ना? रोटी कपड़ा मकान के लिए किया जाता है। जो वैज्ञानिक परंपरा का दोहन करता है ना, वो तो स्ट्रक्चरलिज्म है। लेकिन जो आलोचनात्मक है, आलोचनात्मक है, वो कौन सा है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है। अब फिर आप यूं कहोगे आवश्यकता क्या पड़ी। अब भाई आवश्यकता तो इसलिए पड़ी कि हर व्यक्ति अपने आप में बुद्धिमान बनने का प्रयास करता है। जैसे मुझे लगा लो, मैंने बहुत सारे टीचरों की क्लास देखी तो मुझे कुछ महसूस हुआ ना, आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य हर टीचर को काम में लेना चाहिए, तभी वो एक बेहतर टीचर बन सकता है। आप मेरी क्लास देखो तो क्रिटिकल अप्रोच भी साथ में लेकर चलो कि इस टीचर में और क्या सुधार किया जा सकता है। तो ध्यान रखना, जब स्ट्रक्चरलिज्म हावी हो रहा था तो उसके विरोध में ही पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म आया था 20वीं शताब्दी के मिडिल में। और लगभग 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही संरचनावाद आ गया था। उससे थोड़ा बहुत पहले आ गया होगा। जैसे हम मार्क्सवाद की चर्चा करें, अब मार्क्सवाद बहुत ज्यादा हावी हो गया था। व्हाट इज मार्क्सिज्म थ्योरी। मार्क्सवाद क्या है, मार्क्सवाद जो समानता की बात करता है, उत्पादन के साधन संबंधों के वर्गीकरण की बात करता है, वो कहता है कि ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। वो मार्क्सवाद है ना, वो संघर्ष की बात करता है। मार्क्स ने कहा था कि एक ऐसा समय आएगा जिसमें समाजवाद यानी सारे बराबर रहेंगे। लेकिन कब आएगा भाई वो समय, इतना समय बीत जाने के बाद में आज तक मार्क्सवाद नहीं आया और आज तक मार्क्सवाद आएगा भी नहीं। मार्क्सवाद पे कटाक्ष करने के लिए ही नव मार्क्सवाद आया। चाहे हम यूगेन हैबरमास की बात करें, चाहे हम अल्थुजर की बात करें, ठीक है। नियो मार्क्सिज्म क्यों आया, चाहे हम जेफ्रे अलेक्जेंडर की बात करें, इनकी किताब जेफ्रे अलेक्जेंडर की है नियो मार्क्सिज्म। इन्होंने क्या कहा कि मिस्टर मार्क्स थे ना, उसने व्यक्तिवाद की अवहेलना कर दी है। मिस्टर मार्क्स ने व्यक्ति को जकड़ दिया है भाई। जैसे हम कार्ल मार्क्स की चर्चा करते हैं तो कार्ल मार्क्स ने एक कंसेप्ट दिया था जिसे हम अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के नाम से जानते हैं, सरप्लस वैल्यू, ठीक है। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के नाम से जानते हैं जिसे हम सरप्लस वैल्यू बोलते हैं। अब कार्ल मार्क्स यूं कहता है कि अतिरिक्त मूल्य वह मूल्य होता है जिसमें मुनाफे का ज्यादातर हिस्सा है ना जो मालिक के पास चला जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति होता है और मेरे सामने बैठा है ये विद्यार्थी, इसका नाम प्रमोद है। अब प्रमोद क्या करता है, 5,000 रुपए लगाकर एक फैक्ट्री स्थापित करता है। उसमें दो व्यक्ति काम करते हैं, एक का नाम सोहन होता है, एक का नाम मोहन होता है। महीने की कमाई है ना वो 50,000 होती है। 30,000 तो खुद प्रमोद रख लेता है और 10-10,000 उन दोनों व्यक्तियों को दे देता है, सोहन और मोहन को। तो कार्ल मार्क्स को यहां पे आपत्ति थी कि ये जो ज्यादा पैसा गया ये प्रमोद के पास ही क्यों गया, जबकि जो असली मेहनत है ना वो तो मोहन और सोहन की मेहनत है। लेकिन नव मार्क्स यूं कहता है कि प्रमोद में ये था, सोहन और मोहन में इसकी कमी थी दिमाग की। अगर उनमें दिमाग ही होता तो वो मजदूर नहीं वो मालिक होते। तो व्यक्तिवाद को जकड़ दिया था मिस्टर मार्क्स ने, ठीक है। और मार्क्सवाद की विचारधारा है ना वो जो धुंधली हो गई थी, इसलिए नव मार्क्स तो आया। आधुनिकता के बाद में उत्तर आधुनिकतावाद आया।
ठीक है। जैसे गिडिंस की चर्चा करते हैं, गिडिंस आधुनिकता की खूब बात करता है। आधुनिकता बेलगाम दौड़ता हुआ रेल का इंजन। फिर उत्तर आधुनिकता, एक तरीके से हम ये जो है ना उत्तर संरचनावादी और उत्तर आधुनिकतावादी, इनको सिमिलर मान सकते हैं। तो प्रत्येक विचारधारा के बाद जो विचारधारा आती है उसके बाद में हम पोस्ट लगा सकते हैं। इसीलिए संरचनावाद कहीं ना कहीं झूठा हो गया है। संरचनावाद ने भी एक तरीके से व्यक्ति को जकड़ दिया। जैसे हम प्रकार्यवाद की चर्चा करते हैं, अब ध्यान रखना प्रकार्यवाद है ना, जैसे हम पार्सन्स की चर्चा करते हैं, ठीक है, हम पार्सन्स की चर्चा करते हैं। अब भाई साहब ध्यान रखना, ये जो पार्सन्स है ना, यूं कहा जाता है कि प्रकार्यवाद पार्सन्स से ही प्रारंभ होता है, पार्सन्स पर आकर खत्म हो जाता है। सोशल सिस्टम इनकी किताब है। मतलब पार्सन्स यूं कहता है कि एक्टर एक्टर कोई भी एक्शन करता है, कोई भी क्रिया करता है ना, वो अपने मन से नहीं करता। समाज में ऑलरेडी स्ट्रक्चर बना हुआ है और वो उसी के अनुसार वो काम करता रहेगा। यहां पर भी इसने आदमी को बांध दिया। तो भाई साहब प्रकार्यवाद के बाद में ही तो नव प्रकार्यवाद आया था, जिसकी बात कौन करता है? मिस्टर जैफे अलेक्जेंडर करते हैं। नियो फंक्शनलिज्म की बात करते हैं मिस्टर जैफे अलेक्जेंडर। ठीक है। प्रत्येक विचारधारा समय के अनुसार जो धूमिल हो जाती है, उस विचारधारा के नवीनीकरण के लिए कोई दूसरी विचारधारा जन्म लेती है। अब देखो साहब, आ जाओ मेन मेन चीजों पर आ जाओ। ये चीजें तो समझ में आ गई। यहां पर तीन शब्दों पर आप ध्यान रखना। सबसे पहला शब्द हो गया भाषा, फिर दूसरा शब्द हो गया समाज, ठीक है, और तीसरा शब्द हो गया संस्कृति, है ना। यहां पर संरचनावाद है ना, वो यूं कहता है कि चाहे प्रत्येक भाषा हो, प्रत्येक समाज हो या प्रत्येक संस्कृति हो, प्रत्येक की अपनी एक स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर को लेकर ऑलरेडी धारणा बनी हुई है और उसी धारणा के अनुसार व्यक्ति क्या करता है? काम करता है। लेकिन उत्तर संरचनावादी ये यूं नहीं कहता। उत्तर संरचनावादी यूं कहता है कि कोई भाषा है तो भाषा के भी भेद अलग हो सकते हैं। भाषा है ना, उसमें भी फेरबदल किया जा सकता है। भाषा की आलोचना कर सकते हैं, समाज की और संस्कृति की हम आलोचना कर सकते हैं। ठीक है। इनमें जो मूल अंतर है वो मूल अंतर यही है। मतलब मैं मेन मेन कीवर्ड बता देता हूं आपको। जो स्पष्ट और स्थिर अवधारणा है ना, वो संरचनावाद। फेरबदल करने की आवश्यकता नहीं है, पहले से ही ऑलरेडी क्लियर है। लेकिन जो अस्थिर है, बदलती रहती है, वो है उत्तर संरचनावाद। भाषा को एक संरचना के तौर पर देखा जाता है, ये बात संरचनावादी कहते हैं। लेकिन भाषा को एक विकल्प के तौर पर देखा जाता है, ये बात क्या कहते हैं? उत्तर संरचनावादी कहते हैं। ठीक है। जैसे हम दो शब्दों की चर्चा करें, एक शब्द हो गया जल और एक शब्द हो गया पानी। ठीक है। अब ये हमें पता है कि जल का मतलब भी लिक्विड होता है और पानी का मतलब भी लिक्विड होता है। लेकिन इनकी जो मूल धारणा है ना, वो एक ही है कि वो पेट में डालने का काम आएगा, पीने का काम आएगा। इनके अंतर है ना, इनके अंतर है, वो एक्सप्लेन करने के अंतर अलग अलग हो सकते हैं। जैसे हम साहित्यिक भाषा की बात करें या पूजा पाठ की विधियों की बात करें तो पानी नहीं कहेंगे भाई, जलम समर्पयामि नमो नमो, है ना, जल लाओ, इसको अर्पण करो, जल का प्रयोग करेंगे। और पानी है जो आम बोलचाल भाषा, लेकिन उनका मूल भाव एक, यहाँ पर यही है। संरचनावाद यही कहते हैं कि मूल भाव एक ही होता है ना। और ध्यान रखना, ये जो उत्तर संरचनावादी है ना, वो कहते हैं कि भाई साहब मीनिंग्स बदलता रहे, ये स्थिर है ही नहीं, ये अस्थिर है। इसमें बार बार डिकंस्ट्रक्शन यानी विखंडन होता रहता है। विखंडन की बात कौन करता है? मिस्टर जैक दरिदा करता है। यहां पर जैसे आपने मिशेल फूको पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया भी है मिशेल फूको हमारे नेट की क्लास में। मिशेल फूको है ना, एक तो वो ज्ञान की बात करता है, ठीक है। मिशेल फूको है वो एक पावर की बात करता है। मिशेल फूको है ना, वो व्यक्ति की बात करता है। ये त्रिकोणीय संगम की बात करता है मिशेल फूको। नॉलेज, पावर और व्यक्ति, है ना। मिशेल फूको क्या कहता है? नॉलेज कोई सुपीरियर नहीं है, नॉलेज कोई ईश्वर प्रदत्त नहीं है, नॉलेज कोई मेटाफिजिक्स नहीं है, ना नॉलेज कोई थियोलॉजिकल कंसेप्ट है। मतलब पहले अगर हम संरचनावाद की तरफ जाए तो राजा के पास नॉलेज, अगर हम संरचनावाद के पास जाए तो भगवान के पास नॉलेज, अगर हम संरचनावाद के साथ जाए तो देवी देवताओं के साथ नॉलेज, है ना। संरचनावाद तो ये कहता है, लेकिन फूको ने ऐसा नहीं कहा है। फूको ने यूं कहा है कि भाई साहब, जिसके पास ज्ञान है उसके पास नॉलेज है। जैसे हम मैडनेस एंड सिविलाइजेशन की बात करें, जैसे हम डिसिप्लिन एंड पॉलिटिक्स की बात करें, ठीक है, द बर्थ ऑफ क्लिनिक की बात करें, डॉक्टर के पास नॉलेज है, तो आज उसने अपने आप को सुपीरियर महसूस कर दिया।
या उसने अपने आप को सुपीरियर ढाल लिया। डॉक्टर को एक शक्ति के तौर पर देखते हैं। डॉक्टर को भगवान क्यों कहा है? क्योंकि डॉक्टर ने उस मिथक को तोड़ा है। यहां पर ध्यान रखना, संरचनावादी तो यूं कहता है कि अगर कोई बीमार हो गया तो उससे कहां जाना है? मंदिर में जाना है, क्योंकि मंदिर में कौन बैठा है? भगवान बैठे हैं जो उसका इलाज करेगा। लेकिन उत्तर संरचनावादी है ना, इसमें विकल्प की बात करता है। अगर कोई बीमार हो गया तो उसे कहां जाना है? डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि आज के टाइम में डॉक्टर ही क्या है? एक भगवान। दैट इज पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। इसे ही हम कहेंगे उत्तर संरचनावाद। ठीक है, पढ़ने की शैली चेंज करो आप। कृष्णवाद तक ऐसे भीड़ तंत्र का हिस्सा मत बनो। मैं देखता हूं सुंदर चेहरा देखा रहा, आप पीछे भाग जाते हो। आकलन किया करो, हर चीज का कंटेंट का आकलन किया करो। दैट इज पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। संरचना के साथ मत चलो कि ऑलरेडी कोई ये है तो बहुत बड़ा ज्ञानी होगा। जरूरी नहीं है, हो सकता है कि कहीं चोरी चकारी करके भी वो। चलो साहब, अब फिर जिसके बाद में आगे बढ़े, ध्यान रखना ये है ना, संरचनावाद वैज्ञानिक और तर्क संगत दृष्टिकोण है। ऑलरेडी लॉजिक छुपे हुए हैं इसमें, ऑलरेडी ये साइंटिफिक थ्योरी है। लेकिन बहस, वाद विवाद करो, बहस करो, तोड़ फोड़ करो, अपने अनुभव को काम में लो। संरचनावाद में तो अनुभव काय को काम में आएगा भाई? कोई अनुभव है ही नहीं। अनुभव इसलिए नहीं है कि ऑलरेडी चली आ रही है परंपरा, उस परंपरा के अनुसार ही हम भेड़ चाल चल रहे हैं। लेकिन जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है, क्रिटिकल अप्रोच की बात करता है, जैसे नव मार्क्सवादी, आलोचनात्मक, जितनी भी बाद की विचारधारा है ना, ये सारी क्रिटिकल अप्रोच है। नव प्रकार्यवादी क्रिटिकल अप्रोच है, नव मार्क्सवादी क्रिटिकल अप्रोच है, जिसके बाद में नव संरचनावादी भी क्या है? क्रिटिकल अप्रोच है। क्यों नहीं? इन्होंने आलोचना की है किसकी? पहले वाली विचारधाराओं की आलोचना की। आ गया समझ में? फिर जिसके बाद में हाँ, ध्यान रखना, ये जो है ना, संरचनावाद है, ये विरोधाभास को कम करने की कोशिश करता है। ठीक है, जो पास है वो पर्याप्त है, जो हमें मिला है उसमें संतुष्टि की बात करता है। लेकिन विरोधों की बात कौन करता है? उत्तर संरचनावादी करता है। ये तो विरोध करता ही नहीं है कि हमें कुछ नया करना ही नहीं है, जो हो रहा है वो होने दो, है ना। ये निश्चित है, ये स्टेबल है। लेकिन जो परिवर्तनशील है वो क्या है? उत्तर संरचनावाद है। बदलाव नहीं होता है, और इसमें सारी चीजें है ना जो पूर्व अनुमानित होती है, क्योंकि ऑलरेडी वो पहले से ढांचा फिक्स होता है। लेकिन इसमें ध्यान रखना, अप्रत्याशित होती है, कब क्या घटित हो जाए, कब क्या घटित हो जाए। अब ध्यान रखना, जैसे पहले का, जब हम फिल्म देखते थे ना, तो पहले की फिल्मों में मुझे मिथुन चक्रवर्ती पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। और हमें ये चीज पहले से ही पता होती थी कि फाइनली जो गुंडे हैं ना, प्रारंभ में जो अपनी दादागिरी कर रहे हैं, मिथुन को पीट रहे हैं, लास्ट में ये मरेंगे। दैट इज संरचनावाद। दैट इज संरचनावाद, यानी वो पूर्व नियोजित धारणा थी, पहले से ही पता था। लेकिन उत्तर संरचनावाद यूं कहता है कि पापा तेरा ना होना मुझे मार देगा। ये एनिमल मूवी आई है ना, जिसमें वो पापा भी, और मतलब उसमें कई बार क्या है, हीरो भी है ना जो सल्टा दिए जाते हैं, वो उत्तर संरचनावाद है। आजकल तो ऐसा ही हो रहा है। अगर वास्तविक लाइफ में देखे ना, तो नायक को ही झुकना पड़ता है, ना कि खलनायक झुकता है। ठीक है। फिर उसके बाद में, हाँ, इसके सिद्धांतकार जैसे लेवी स्ट्रॉस है वो संरचनावादी है, फर्नांडिस सॉसेरे संरचनावादी है, रोलैंड बार्थेस वो संरचनावादी, इसमें दरिदा फूको, मिस्टर ल्योटार्ड ये उत्तर संरचनावादी है। कुल मिलाकर मैं आपको एक चीज बता दूं, संरचनावाद एक स्थिर अव्यक्त प्रणाली है, और जबकि ध्यान रखना उत्तर संरचनावाद है ना, वो आलोचनात्मक। ठीक है। फिर देखो साहब, पढ़ लेते हैं फर्नांडिस सॉसेरे। ठीक है, पहली बात फर्नांडिस सॉसेरे की करें तो कुल मिलाकर ध्यान रखना, मिस्टर फर्नांडिस सोसेरे यूं कहते हैं कि कोई भी भाषा, फर्नांडिस सोसेरे यूं कहते हैं कि कोई भी भाषा, जैसे भाषा या तो लिखी हुई होती है, या भाई साहब वो ध्वनि के तौर पर होती है। जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं, बिल्ली लिख देता हूं, चलो ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं बिल्ली, है ना। अब ये जो लिखा हुआ है ना, दो तरीके से है, या तो मैं अपने मुंह से बोल रहा हूं, या मैं उसको लिख रहा हूं। ये होते हैं सिग्निफायर, इनको बोलते हैं संकेतक। और ध्यान रखना, वह धारणा जो सिग्निफायर को लेकर बनी रहती है, वह धारणा जो सिग्निफायर को लेकर बनी रहती है, दैट इज सिग्निफाइड। ध्यान रखना, इसकी बात कौन करता है? मिस्टर फर्नांडिस
चौसेरे करते हैं। ध्यान रखना यहाँ पर लिख भी रखा है कि ये कोई यहाँ पर ऑलरेडी ऐसा नहीं है कि अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग ही हो। जैसे हम एक सिग्निफाइड बिल्ली की चर्चा करें तो बिल्ली को लेकर एक आम धारणा बनी रहती है कि बिल्ली है तो वो कुत्ते के समान, क्योंकि जब बिल्ली हमारे दिमाग में आएगा ना तो कुत्ता भी हमारे दिमाग में आएगा कि बिल्ली और कुत्ते में 36 का आंकड़ा है। बिल्ली जानवर होता है वो कुत्ते जैसा ही होता है, और बिल्ली की जो बनावट होती है वो तेंदुए के बच्चे के समान होती है। बिल्ली एक क्या है, पालतू जानवर है। तो इसका जो संकेतक और ये सिग्निफायर और सिग्निफाइड है ना, ये अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग संस्कृतियों में ये अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मूल भाव है ना, वो मूल भाव सभी में, सभी समाज में, सभी संस्कृति और सभी भाषा में एक जैसा है। जैसे हम आम की चर्चा करते हैं, चलो ये तो छोड़ो, जैसे मैंने यहां पर एक शब्द लिखा और वो शब्द हो गया सिग्निफायर। ठीक है, ये दोनों शब्दों को याद कर लेना। सिग्निफायर और सिग्निफाइड की बात कौन करता है? मिस्टर फर्नांडिस सोसेरो करते हैं, तो भाषावाद के जनक माने जाते हैं। इन्होंने भाषा में संरचना को ढूंढने का काम किया है, ध्यान रखना। और मिथकों में या समाज और संस्कृति में संरचना को ढूंढने का काम किया मिस्टर लेवी स्ट्रॉस ने। नातेदारी में भी संरचना को ढूंढने का काम किया। जैसे मैंने आम लिख दिया, अब आम एक संकेतक हो गई, आम एक भाषा हो गई, ठीक है ना। और आम को लेकर एक धारणा बनी रहती है कि एक मीठा फल है जो फलों का राजा है। अब आप दुनिया के किसी भी संस्कृति में चले जाओ, पाकिस्तान में भी आम को मिठाई, कहीं आपने देखा है कि आम कड़ा है? नहीं देखा ना, कहीं भी पड़ा है? हाँ, अगर हम इसे उत्तर संरचनावाद में जाएं तो उत्तर संरचनावाद में कहता है कि आम को नमकीन भी किया जा सकता है, आम की रेसिपी भी बनाई जा सकती है। लंगड़ा आम हो गया, बनाना आम हो गया, खाई आम हो गया, इसकी वैरायटी यहाँ होती है, इसकी ये होती है। अगर आपके घर में आम नहीं है, अगर आपके घर में आम नहीं है तो आप फ्रूटी भी पी सकते हो, आम के जैसा ही स्वाद है। ये ऐड आता है जिसका वो कौन सी हीरोइन है, उसकी आम आदमी पार्टी की नेता की, राघव चड्ढा की वाइफ है, परिणीति चोपड़ा, वो करती थी ऐड इसका। आम नहीं है तो आम की जगह काम किसका चल जाएगा? फ्रूटी का चल जाएगा। आम जूस से काम चला सकते हो, डेट इज पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। ये कहते हैं आम का काम आम ही चलाएगा, स्ट्रक्चरलिज्म कहता है। ठीक है, दो शब्द होते हैं, एक सिग्निफायर और एक सिग्निफाइड होता है। ध्यान रखना, आधुनिक भाषा शास्त्र के जनक माने जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषा में संरचना को ढूंढने का काम किसने किया था? मिस्टर फर्नांडिस सोसेरे ने किया था। जिसके बाद में हाँ, इन्होंने दो शब्दों का भी प्रयोग किया है, एक तो होता है लैंग और एक होता है पैरोल, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सिग्निफाइड और सिग्निफाइड की बात, मिस्टर रोलैंड बर्थेज है ना, वो भी इन्हीं से प्रभावित था, मिस्टर फर्नांडिस सोसेरे से था। हालांकि वो बात अलग है, मिस्टर बर्थेज है जो बाद में उत्तर संरचनावाद में चला गया था, आगे बताऊंगा। यहाँ पर लैंग और पैरोल की भी बात करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंग का मतलब होता है कि भाषा के नियम प्रणाली, जो मूल स्ट्रक्चर होती है ना, उसे हम लैंग कहते हैं। और ध्यान रखना कि उसका किस तरीके से कोई प्रदर्शन करना है, प्रदर्शन करेगा तो वो तो व्यक्तिगत होगा भाई, मूल धारणा तो एक ही है, लैंग सभी में एक ही है, लेकिन उसको प्रदर्शन करने के तरीके हैं ना वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मैंने मकान वाला एग्जाम्पल दी, अरे भाई इतने सारे एग्जाम्पल दे दिए, अब तो संरचनावाद आपके तो अंदर आ गया होगा ना, किताब में नहीं मिलेगी ये चीज, ध्यान रखना। पिछले 5 दिन से मैं इसको पढ़ रहा हूँ और तब जाके इतना कॉन्फिडेंट होकर लेक्चर दे रहा हूँ। ठीक है, तो लैंग क्या होती है? मूल संरचना होती, मूल धारणा, ठीक है ना। पैरोल उसकी अभिव्यक्ति होती है, अलग अलग तरीके से उसका प्रदर्शन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे लिख भी रखा है, जैसे हम सिग्निफायर की चर्चा करते हैं और सिग्निफाइड की चर्चा करते हैं, बिल्ली, तो बिल्ली क्या है? एक शब्द है, और बिल्ली को लेकर जो धारणा है कि ये जानवर है वो क्या है? सिग्निफाइड। चलो साहब, ये लास्ट की लाइन से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि विभिन्न भाषाओं में शब्द अलग अलग होते हैं लेकिन उनकी अवधारणा एक होती है। हमारे यहाँ शाम का जो भोजन होता है ना, मैं ब्यालू, हमारे यहाँ शाम का भोजन को बोलते हैं ब्यालू, ठीक है ना। और कई लोग क्या रात के डिनर डिनर बोलते हैं उसको, है ना। हमारे यहाँ सुबह का जो भोजन होता है उसको बोलते हैं कलेवा, और ये लोग क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट। लेकिन मूल भाव वही है भाई, घर का जो है ना। हमारे यहाँ कई लोग घर को आंगन भी बोलते हैं, हमारे यहाँ उसको बाड़ा बोला जाता है, ठीक है ना। घर की जो परिधि होती है दैट इज बाड़ा, मूल धारणा वही है।
ये कौन कहता है? संरचनावाद कहता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़े। आ गए आपके फर्नांडिस सोसेरे। अब यहाँ पर स्ट्रॉस की बात करते हैं। हाँ, स्ट्रॉस है ना, स्ट्रॉस मेंटल स्ट्रक्चरों की बात करता है। स्ट्रॉस का मतलब स्ट्रेस से स्ट्रॉस से जुड़ा हुआ है। मानसिक और दिमागी संरचनाओं पर काम किया है मिस्टर लेवी स्ट्रॉस ने। और ध्यान रखना, मिस्टर लेवी स्ट्रॉस है ना जो बाइनरी अपोजिशन की बात करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, बाइनरी अपोजिशन, पूछा भी गया असिस्टेंट प्रोफेसर में। यहाँ पर कहा है कि हम किसी चीज के सरफेस को देखते हैं, केवल सतह को देखते हैं ना, सतह की बजाय हमें जो आंतरिक संरचना है उसको समझनी है। सरफेस अलग अलग हो सकता है, लेकिन जमीन के अंदर निकलना पानी ही है। सरफेस पथरीला भी हो सकता है, कहीं मिट्टी पथरीली हो सकती है, कहीं मिट्टी रेतीली हो सकती है, कहीं बालू हो सकती है, कहीं कंक्रीट वाली हो सकती है, लेकिन उसके अंदर क्या है? पानी है। सरफेस देखो, आंतरिक संरचना को देखो। ठीक है, यहाँ पर यह भी कहा है कि मनुष्य के समाज की सोच और सभी संस्कृतियों की संरचनाएं क्या होती है? इक्वल होती है। बाइनरी अपोजिशन मतलब ये विरोधाभासी जोड़े में चर्चा करता हूँ कि हमें अच्छाई को समझना है तो बुराई को जानना होगा, जीवन को समझना है तो मृत्यु को जानना होगा। और ये लगभग पूरी दुनिया की संस्कृतियों में समान ही होते हैं। मृत्यु का मतलब मृत्यु ही होता है पूरी दुनिया में, उसको एक्सप्लेन करने का तरीका अलग हो जाता है। मुझे खूब याद है, मैं और प्रमोद हम आ रहे थे भीलवाड़ा से, और हमारे साथ उनका कोई बुजुर्ग मर गया। ठीक है ना, अब भाई फनी मोमेंट तो देखो सबके अंदर होता है। तो वो आदमी ने कहा कि हमारा दादा शांत हो गए। अब मैं सत्य बता रहा हूं, मैंने वो शब्द पहली बार सुना। अब हमें हंसी आ गई। भाई शांत, एक्चुअल में हम समझे नहीं कि शांत का मतलब क्या है। फिर मैंने कि कहाँ जा रहे हो? कि हम हरिद्वार जा रहे हैं। और उनकी लोकल लैंग्वेज थी हड्डियों को। फिर हमें पता चला कि शांत का मतलब ये होता है कि मर गया। मूल भाव तो वही था ना, हमारे यहाँ पर भी हड्डी विसर्जन होता, इसको कहते हैं कोई डेथ हो गई, कोई मर गया, कोई शांत हो गया, कोई स्वर्ग सिधार गया, लेकिन मूल संरचना है वो समान होती है। ठीक है। यहाँ पर ये भी इन्होंने मिथकों को लेकर भी काम किया है। मिथक सबके वो समान ही मिथक होते हैं। मिथक मतलब एक कोई कहानी हो सकती है, प्राचीन कहानी, उसमें एक नायक होता है, एक खलनायक होता है जिसकी मैं बात कर चुका, एक राजा होता है, एक रानी होती है, फाइनली उनका जो निष्कर्ष निकलता है ना, वो एक ही निकलता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत। तो माइथोलॉजी को लेकर भी कौन बात करता है? मिस्टर लेवी स्ट्रॉस करता है। ठीक है। ये कहते हैं कि सभी संस्कृतियों में जो संरचनाएं है ना, वो समान होती है। जैसे हम विवाह की चर्चा करें, अब तरीके भाई सबके अलग अलग हो सकते हैं। विवाह स्त्री पुरुषों के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की एक संस्था है, ये बात मिस्टर बोगार्ड कहता है। विवाह से उत्पन्न बच्चे वैध होते, बात लूसी मेयर कहता है कि ये सभी में बराबर है। अविवाहित बच्चे पैदा नहीं कर सकते। अविवाहित जोड़ा है ना, तो बच्चे पैदा नहीं, वैसे तो होने को तो कब सब जो है हो रहा है आज के जमाने में, लेकिन उसको एक नैतिक तौर पर नहीं देखा जा सकता। ये बात स्ट्रॉस कहता है कि उनके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट एक ही होता है। पारसी अलग, सिख अलग करते हैं, हिंदू मुस्लिम सब अलग अलग करते हैं, लेकिन मूल भाव है ना वो एक ही होता है। ये संरचनावाद है ना। मानव के मस्तिष्क की बुनियादी संरचनाएं सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों में प्रकट होती है। ये मेंटली सोचने समझने के तरीके की बात करता है। तो इसका जो विशेष कीवर्ड बता दूं ना, सिग्निफायर और सिग्निफाइड की बात कौन करता है? फर्नांडिस सोसेरे करता है, जो भाषावाद के जनक माने जाते हैं। किसी भी समाज में भाषा ताकतवर प्रतीक होती है। ये बात भी किसने कही है? मिस्टर सोसेरे ने कही। किसी भी समाज में भाषा ताकतवर प्रतीक है, ये सोसेरे ने कही है। भाषावाद के जनक सोसेरे हैं। सिग्निफायर और सिग्निफाइड की बात कौन करता है? मिस्टर सोसेरे करता है। उसके कीवर्ड हो गए दो तीन, और लेवी स्ट्रॉस का कीवर्ड हो गया द्वैभाजी विपरीतता। ये बाइनरी अपोजिशन को द्वैभाजी विपरीतता भी बोलते हैं। ठीक है, द्वैभाजी विपरीतता है ना। बाइनरी अपोजिशन को क्या बोलते हैं? द्वैभाजी विपरीतता भी बोलते हैं। मानसिक संरचना की भी बात कौन करता है? मिस्टर स्ट्रॉस करता है। ठीक है, अब देखो साहब, आगे बढ़े। अब हम रोलैंड बर्थेज की चर्चा करें। और ये रोलैंड बर्थेज है ना, इन्होंने भी ये जो है ना संकेत, सिग्निफाइड और सिग्निफाइड की बात की है। ये कहते हैं कि भाषा जिसमें संकेत होते हैं और एक क्या होता है? संकेतित होता है। जैसे कोई भी संस्कृति, अब किसी संस्कृति के हम कपड़ों की बात करें,
यहाँ पर लिख भी रखा है, विज्ञापनों की बात करें, फिल्मों की बात करें, तो इनको देखकर समझ सकते हैं कि इस संस्कृति की क्या पहचान है। ये द डेथ ऑफ द ऑथर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसकी भी बात कौन करता है? मिस्टर बार्थेज करते हैं। यहाँ पर ये कहा है कि कोई भी लेखक, इन्होंने एक बात कही है कि कोई भी लेखक किसी भी चीज को लिखता है ना, तो अपने आप को प्रस्तुत करने की कोशिश ना करें। जैसे मैंने कहीं भी कोई रिसर्च कार्य किया, अब यहां पर मिस्टर बार्थेज यूं कहता है कि वो रिसर्च कार्य बायस्ड होना ही नहीं चाहिए। वो क्या होना चाहिए? बायस्ड फ्री होना चाहिए। मतलब यहां पर ये कहा है कि लेखक मर चुका है, अर्थात कोई भी पाठ यानी टेक्स्ट है ना, वो पाठक के दृष्टिकोण से बनता है, ना कि लेखक के दृष्टिकोण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि द डेथ ऑफ द ऑथर की बात कौन करता है? मिस्टर बर्थेज करता है। मिथोडोलॉजी, ये मिथोलॉजी है ना, पौराणिकता, इनकी बहुत फेमस बुक है। अगर मिथोलॉजी आए और आप स्टॉस कर दो, तो ये गलत फहमी में मत रहना। दो ऑप्शन आ जाए, मिथोलॉजी आ जाए जिसमें स्टॉस आ जाए, बर्थेज आ जाए, तो ये मिथोलॉजी इसकी बहुत फेमस किताब है। और इन्होंने कहा है कि प्रत्येक संस्कृति है वो मिथों से भरी हुई है ना। चलो साहब, ये हो गया मिस्टर रोलैंड बर्थेज का। ये वही बात है, ये कहता है कि ये संरचनावाद है ना, संस्कृति भाषा व समाज को एक प्रणालियों के तौर पर देखता है, अंतर्निहित संरचनाओं की पहचान करता है, निर्धारित करता है कि व्यक्ति दुनिया को कैसे समझते हैं और किस तरीके से अनुभव करते हैं, है ना। दो कीवर्ड है, सिग्निफायर, सिग्निफाइड, और द डेथ ऑफ ऑथर, और मिथोलॉजी, ये भी किसकी है? मिस्टर रोलैंड बार्थेज की है। अब हम उत्तर संरचनावाद की तरफ चले जाते हैं। इन्होंने ग्रंथों का भी संरचनात्मक अध्ययन किया है। सभी ग्रंथों में एक जैसी बातें हैं, ये बात भी ये बार्थेज कहता है ना। जिसके बाद में उत्तर संरचनावादी की चर्चा करें, सबसे पहले हम दरिदा की चर्चा करें, तो ध्यान रखना, दरिदा है ना, वो ग्रंथोकार संस्कृतियों का आलोचनात्मक विश्लेषण करता है, हमेशा कमी ढूंढने का काम करता है, हमेशा विकल्प तलाशने का काम कौन करता है? दरिदा करता है। ये कहते हैं कि इन ग्रंथों के मीनिंग स्टेबल नहीं है ना, ये अपने आप में स्थिर नहीं है, और यही इनका विखंडनवाद है कि भाषा में तोड़ फोड़ करो, जो आपकी समझ दिखाई दे रहा है वास्तविक तौर पर जरूरी नहीं कि वो वैसा ही हो, उसका कुछ ना कुछ भाव छुपा हुआ हो सकता है। छिपे हुए भाव को उजागर करने का काम ही कौन करता? पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का। दैट इज डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी, इसे हम विखंडनवाद भी कहते हैं। और यहाँ पर रिजेक्शन ऑफ बाइनरी अपोजिशन, जो स्टोर का दो भाजी विपरीतता था ना, इसका भी ये विरोध किया। जैसे स्थिति, अनुपस्थिति, वाचन, लेखन, ये कोई प्राकृतिक नहीं है, ये भगवान से घर से नहीं आए हैं। नो डाउट है, भगवान के घर से नहीं आए हैं। भाई मैं कई बार थोड़ा सा असभ्य होना चाहूंगा मैं, जैसे हम अपने गुप्तांगों की चर्चा करें, ठीक है, इसको साहित्यिक भाषा में समझना, और पर्टिकुलर हम एक गुप्तांगों की चर्चा करते हैं, ठीक है। अब भाई इसका नामकरण हुआ है, फीमेल गुप्तांग वेजाइना की हम चर्चा करते हैं, या पुरुष गुप्तांग पेनिस की हम चर्चा करते हैं, क्या ये प्रकृति प्रदत्त है? कहते हैं भाई, ये प्रकृति, ये नाम प्रकृति ने थोड़ी दिया है। वेजाइना का जो नाम है, उसका नाम आप कोई पेड़ के नाम पे भी रख सकते थे। जैसे हम ये नाक की चर्चा करते हैं, थोड़े से सभ्य विचारधारा में आओ, ये नाक की चर्चा करते हैं, ठीक है ना। अब इसको नाक ही, ये भगवान ने थोड़ी कहा है, ये नाक है तो इसका आम भी हो सकता था, इसका नाम, इसका नाम जल भी हो सकता, जब बना, जो हजारों करोड़, जब जिसने भी नामकरण किया, मैं तब की बात कर रहा हूं। तो ये जो भाई साहब है ना, अपने दरिदा जी हैं, ये दरिदा जी यही कहते हैं कि ये कोई प्रकृति प्रदत्त नहीं है, भगवान के घर से नहीं चली आ रही है चीज, ये बाइनरी अपोजिशन यही बनाई गई है। तो इसलिए ये क्या करते हैं? इसमें तोड़ फोड़ करते हैं, ठीक है। ये क्या करता है? इसमें तोड़ फोड़ करता है कि ये प्राकृतिक नहीं है, बल्कि ये निर्मित होते हैं और ये बराबर चेंज
नो डाउट होते रहते हैं। पहले हमारे विकलांग हैंडीकैप्ड भाई बंधु थे, सरकार ने कहा इनको सम्मान दो तो दिव्यांग बोलने लग गए। कल के दिन और कोई आदरणीय शब्द निकलेगा और किसी नाम से, जैसे हमारे आरपीएससी की चर्चा करूं, आरपीएससी में पहले जब ये जो सहायक प्रोफेसर बनते थे ना, इनको कॉलेज लेक्चरर बोला जाता था, कॉलेज व्याख्याता। फिर यह आपत्ति उठी ये सम्मानीय शब्द नहीं है, अब कॉलेज प्रोफेसर बोलने लगे, सहायक प्रोफेसर, सह प्रोफेसर, प्रोफेसर। पदानुक्रम है, डायनेमिक प्रोसेस है। जैसे वो कंपाउंडर किए हुए, बीएससी नर्सिंग किए हुए लोगों को पहले कंपाउंडर ही बोलते थे, सुनने करने में थोड़ा सा सम्मान सूचक शब्द नहीं था, अब जूनियर डॉक्टर बोलने लगे। टेक्स्ट, ये भाषा ही तो है, अब चाहे ये लिखी हुई भी हो सकती है या ये ध्वनि में भी हो सकती। डॉक्टर एक टेक्स्ट है, भाषा है, शब्द है, डायनेमिक है। ये पूछ लिया जाता है उदाहरण कि डॉक्टर को पहले कंपाउंडर बोला जाता था, अब जूनियर डॉक्टर बोलने लग गए। बताओ ये क्या है? उत्तर संरचनावाद है। ठीक है। एक वो हमारे यहाँ राजस्थान में एक पोस्ट क्रिएट हुई है, ग्राम विकास अधिकारी, सेक्रेटरी होते हैं, पहले इनको सेक्रेटरी बोला जाता था, ये नॉर्मल व्यक्ति होता है, कोई बहुत बड़ा अधिकारी नहीं होता। ग्राम विकास अधिकारी, भाई साहब पता नहीं कोई बहुत बड़ा खतरनाक आदमी। दैट इज पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है ना। ये बाइनरी का भी विरोध किसने किया है? दरिदा ने किया है। डिफरेंस की भी बात करते हैं। ध्यान रखिए, बहुत कीवर्ड है, बहुत भारी भरकम कीवर्ड है। डिकंस्ट्रक्शन और रिजेक्शन ऑफ बाइनरी अपोजिशन डिफरेंस। अर्थ हमेशा स्थायी नहीं होता और कभी कभी पूरी तरीके से उपस्थित भी नहीं होता। भाषा में अर्थ हमेशा समय और संदर्भ के साथ बदलता रहता है। अर्थ है ना जो हमेशा चेंज होते रहते हैं, कि बिल्ली का मतलब पालतू और म्याऊ ही नहीं है, बिल्ली का मतलब एक पुकार भी है ना। ये डिफरेंस की भी बात कौन करता है? मिस्टर डेरिडा करता है। मेटाफिजिक्स की आलोचना की है, क्रिटिक ऑफ मेटाफिजिक्स, जो पारंपरिक धारणाएं बनी हुई है ना, जिनकी बात संरचनावाद करता है। इडिपस कॉम्प्लेक्स और ओडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा और एडिपस। इलेक्ट्रा में क्या होता है कि एक यूनान की कहानियों में ऐसा माना जाता है, एक लड़की ने अपने पिताजी के साथ फिजिकल बनाए थे, ऑडिपस ने अपनी माँ के साथ बनाए थे, एक लड़का था। तो ये मेटाफिजिक्स धारणा है। तो इनका भी विरोध कौन करता है? यहाँ पर पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है, दरिदा करता है। ठीक है। कोई स्थिर धारणा नहीं, हमें सत्यता का पता लगाना है। और लैंग्वेज एंड कंस्ट्रक्शन रियलिटी की बात करता है कि भाषा केवल परिलिखित ही नहीं है बल्कि सक्रिय रूप से आकार देती है। मतलब कुल मिलाकर आप तो केवल इतना समझ लो कि लचीला, संदर्भ के अनुसार, आलोचनात्मक, कोई भी ग्रंथ स्थिर नहीं है, वो समय और संदर्भ के अनुसार अलग अलग है और हमें इसकी आलोचना करनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद दरिदा कहता है, मिशेल फूको, जो पावर और ज्ञान की बात करता है, ज्ञान निष्पक्ष या वस्तुनिष्ठ नहीं है। ज्ञान है ना, वो चेंज होता रहता है, जिस व्यक्ति को जैसी जरूरत थी उसने वैसा वैसा ज्ञान बना। जैसे हम जीएस घुरिये की चर्चा करते हैं, अब जीएस घुरिये है ना, जिन्होंने एक विशेषता बताई है कि जाति ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा पर आधारित है। जब वो जाति की उत्पत्ति के सिद्धांत बताते हैं तो एक ये ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा वाली बात भी जीएस घुरिये कहता है। जीएस घुरिये यूं कहता है, आर्य और अनार्यों के बीच में जो संबंध बना, न्यू जनरेशन या न्यू ग्रुप आया, दैट इज कास्ट, इसकी बात घुरिये कहता है। चाहे हम घुरिये की बात करें, चाहे हम रीजले की बात करें, ये जाति की उत्पत्ति के लिए प्रजातीय सिद्धांत का समर्थन करते हैं। कभी कास्ट थोड़ी पड़ी होगी तो आपको पता है। तो यहाँ पर दो शब्द, एक आ गया आर्य और एक आ गया अनार्य, है ना। और एक आ गया साउथ इंडियन में द्रविड़। ठीक है। द्रविड़ मोस्टली, जैसा कि मैंने पढ़ा है, ये दलित जातियों में आता है और आर्यों को भी अनार्यों से श्रेष्ठ माना गया। तो आर्य लोग विदेशी संतान थे, अनार्य लोग यहाँ के थे। दोनों में संबंध में जाति आ गई। गंगा सिंधु के मैदान पर ये पूरी तरीके से डेवलप हुई है, ये बात भी कही है जीएस घुरिये ने। अब उन्होंने जाति की उत्पत्ति के लिए या जाति की स्थिरता के लिए ब्राह्मणों की चतुरता का सिद्धांत दिया। अब ब्राह्मण लोगों ने क्या किया कि अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए जाति व्यवस्था बनाई। जाति व्यवस्था बनाई, उस जाति व्यवस्था में हिरार्की में सबसे ऊंचा स्थान खुद ने ले ली।
कि हम सबसे ऊंचे हैं, तो वो परंपरा आज तक चली आ रही है। तो उन्होंने अपनी आवश्यकता के अनुसार, कंडीशन के अनुसार खुद को पावरफुल बना। यही बात ये फूको कहता है कि ये कोई चली चलाई बात नहीं है, व्यक्ति ने खुद के अनुसार ही खुद को पावरफुल किया। जैसे हम डिसिप्लिन एंड पनिश की चर्चा करते हैं जेलों की, ये बात करता है मिस्टर फूको। तो जेलों का निर्माण क्यों किया? क्योंकि जब हम एनलाइटनमेंट पढ़ते हैं, प्रबोधन काल, तो प्रबोधन काल में ऐसा प्रभुत्वशाली वर्ग थे, इतने पावरफुल वर्ग थे, तो लोग उनके सामने खड़े हो जाते। तो उन्होंने कहा कि यार हमें तो, हम जो शासक है ना, उसको खतरा है, हमारी जो प्रभुता है वो खत्म हो जाएगी। उन्होंने जेल बना दी। जेल बना दी तो जो उनका विरोध करता वो उसको जेल में डाल देते। तो अपने आप को पावरफुल बना दिया। डॉक्टर, उसके पास ज्ञान है। अब डॉक्टर कोई भगवान के घर से पावरफुल नहीं था, नॉलेज की बेस पर वो। जैसे हम, हमारे एसएमएस के एक बहुत बड़े, शायद पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर साहब अशोक पनगड़िया जी, जो न्यूरोलॉजी के बहुत बड़े डॉक्टर थे, अब तो दिवंगत हो गए हैं। नरेश त्रिहान, जो हार्ट के बहुत बड़े डॉक्टर, ये लोग अपने ज्ञान की वजह से भगवान बने हैं। ये बात कौन कहता है? फूको। कि ये कोई परंपरा बेस नहीं है, ये डिस्कोर्स की बात करता है। ठीक है। और सार्वभौमिक सत्य का अस्वीकृति, जो सार्वभौमिक सत्य चला आ रहा है ना, उसको क्या करते हैं इन्होंने? नजरअंदाज कर दिया। ठीक है। जिसके बाद में डिस्कोर्स की बात करते हैं कि विचार विमर्श करो और तब जाके न्यू सॉल्यूशन है, नए विचार हैं वो निकल कर आते हैं। और वंशावली की ऐतिहासिक विधि का भी इन्होंने प्रयोग किया है कि कैसे ऐतिहासिक शक्तियां हमारी वर्तमान को आकार देती है। जेल, अस्पताल और स्कूल इत्यादि का इन्होंने क्या दिया है? एग्जाम्पल दिया। ये लो था आपकी जो क्लास है, वो भाई साहब आपकी क्लास कंप्लीट हो जाती है। और याद रखना, संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद, कहीं भी प्रश्न आएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है 46 मिनट हो गई लेक्चर देते हुए, मैंने पढ़ी पढ़ाई बात आपको नहीं सुनाई, मैंने उस चीज को समझा है और उस आधार पर आपको बताया। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं सर्वोदय की बात नहीं करता, मैं अंत्योदय की बात करता हूं। एक बेहतर शिक्षक वो नहीं होता जो बहुत बड़ा ज्ञानी है, एक बेहतर शिक्षक वो होता है कि अपने नॉलेज को किस तरीके से विद्यार्थी के पास वो डिलीवर कर पाता है। ठीक है ना? आज भी जब मैं सारे प्रतिस्पर्धाओं से मुक्त हो गया, मैं हर बार कहता हूँ कि 6 से 7 घंटे तक मैं समाज शास्त्र को देता हूँ। सत्य बता रहा हूँ, 4-5 दिन से लगा पड़ा था, बहुत सारे आर्टिकल, बहुत सारी किताबें, किताबों में भी क्या है, कहीं से आर्टिकल उठाया छाप दिया। उसका भाव समझाओ कि इनके बीच में मूल भाव है ना, संरचनावाद उत्तर संरचनावाद क्या है, क्यों आया, डिफरेंस क्या है भाई। जब तक आपको भेद ही नहीं पता, तो आप कैसे उन चीजों को कर पाओगे? ठीक है ना? तो शंका लो, शक, बार बार क्वेश्चन मार्क, आलोचनात्मक, बदलाव की मांग, कुछ नया, है ना, इनोवेशन, मिथकों को तोड़ने की बात, परंपराओं को तोड़ने की बात, नए विकल्पों की तलाश, यही तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है, यही तो उत्तर संरचनावाद है। बाकी अच्छे से पढ़ें। अगर आप हमारी ये क्लासेज यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो नेट के लिए हमारा नया बैच चल रहा है, नेट जेआरएफ के लिए कॉल कर सकते हो, मोबाइल एप्लीकेशन भी है, विवेक की क्लास के नाम से। मन लगाकर पढ़े, अच्छे से पढ़े, आप सफल केवल आपके लिए ही होंगे, ध्यान रखें। ठीक है। बाकी माँ शारदा आपकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करे।